Alright, welcome back to the next lecture of the chemical kinetics. और इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरेटिकल चीजें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें आगे प्रॉब्लम्स में काम में आएंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को यूज कैसे किया जाएगा वो भी आपको यहीं पे बताया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स व्हाट वी कॉल एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ऑलरेडी आप क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे उस लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा और एनालाइज करा जाएगा और उसी को रिलेट किया जाएगा हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के साथ। तो आई बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए, सबसे पहली चीज, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इट इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं है, ये थ्योरेटिकली एक लॉ दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट में जो यहां पे लिखने जा रहा हूं इस लॉ ऑफ मास एक्शन के रिलेटेड, दैट इज इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या बताता है हमें? ठीक, व्हाट इज द स्टेटमेंट? आई राइट द डेफिनेशन फर्स्ट और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactants raised to the powers of their respective stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients. देखिए, आप सबसे पहले इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? देखिए, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन इज कंसर्न, रेट ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन की जो रेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये एक्टिव मास होता क्या है ऑलरेडी डिटेल में एनालाइज कर चुके हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहां पे हमें जो चीजें काम में आएंगी मैं एग्जैक्टली आपको वही चीजें बताऊंगा। ठीक है, देखिए, जो भी आपके पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली बोलते क्या है? दोज आर व्हाट वी कॉल एज रिएजेंट्स। ठीक है, अगर एक रिएक्शन में आपके रिएजेंट्स एक्वस स्टेट में होंगे, किस स्टेट में होंगे? एक्वस स्टेट में, तो उनके एक्टिव मासेस को जिसको रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं मैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनके एक्टिव मासेस को रिप्लेस किया जाता है बाय द टर्म कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप सीधे सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके पास रिएक्शन में रिएजेंट्स होंगे, अगर रिएजेंट्स आपके एक्वस स्टेट में होंगे तो उनके एक्टिव मासेस के बदले क्या लिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है। ठीक है, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में आपके रिएजेंट्स किस फेज में होंगे? गैशियस फेज में होंगे। ठीक है, अगर आपके रिएजेंट्स गैशियस फेज में होंगे तो उनके एक्टिव मासेस जो होते हैं, इनको रिप्लेस किया जाता है बाय द टर्म कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो भी केमिकल रिएक्शन में, जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन में एक रिएजेंट सॉलिड स्टेट में होगा, किस स्टेट में होगा? प्योर सॉलिड स्टेट में, या
प्योर लिक्विड स्टेट में, ठीक है, जिनको ब्रैकेट में या तो S लिखा हुआ मिलेगा आपको या L लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उनके जो एक्टिव मासेस होते हैं ये किसके बराबर लिए जाते हैं, ये यूनिटी के बराबर लिए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज कर चुके हैं और आपने क्लास 11th में ये चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी, ठीक। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से आई हैव गॉट N1A, दिस A is in aqueous state, ठीक है, प्लस N2B, let's say B is also in aqueous state, let's say it changes to N3C, this C is also in aqueous state, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी होगी एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली किसके काम आता है, एक रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करने के काम आता है, ठीक है। तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन आई कैन से रेट ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज नोन बाय R, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहां पे ये एक्वस स्टेट में, तो इसका एक्टिव मास किसके रिप्लेस किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन से, तो आई विल सिंपली से रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised by its stoichiometric coefficient, that is N1, multiplied by concentration of B raised by its stoichiometric coefficient, that is N2, ठीक है। This is how we write the rate of a reaction in terms of law of mass action, all right। तो सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इट इज नथिंग, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of active masses of reactants raised by their respective stoichiometric coefficients, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी R will be equal, ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड बाय N2, ठीक है। ऐसे हम किसी भी एक रिएक्शन की रेट लिखा करेंगे एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन इज कंसर्न्ड, ऑलराइट। ये जो आपके पास K यहां पे आ गया, दिस K, ठीक है, इस K को क्या बोलते हैं, दिस K इज नथिंग, इट इज व्हाट वी कॉल एज रेट कांस्टेंट, K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और जो R आपके पास यहां पे आ गया, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की क्या कहलाती है, रिएक्शन की रेट कहलाती है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑलराइट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए, आप अगर आपके पास एक रिएक्शन होगी, इस लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज कैसे करा जाएगा, देखिए आप, अगर आपके पास एक रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ रिएक्शन 2A प्लस 3B, इट गिव्स फॉर एग्जांपल 4C, ये आपके पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, K के बराबर, तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी होगी एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या लिखा जाएगा, यहां पे लिखूंगा मैं R will be equal to, I say R will be equal to K times concentration of A raised by what, raised by 2 multiplied by concentration of B raised by 3, ठीक है। This is how I'll be writing rate of this reaction in terms of law of mass action, all right। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी टाइम t पे चेक कर रहा हूं, किसी भी टाइम t पे अगर मैं चेक कर रहा हूं कि A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। मैं अगर कुछ रैंडम वैल्यूज यहां पे लो, लेट्स अज्यूम एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे आपके पास A की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 5 मोलर के बराबर है, किसके बराबर, 5 मोलर। B की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 2 मोलर के बराबर है, लेट्स अज्यूम, और C की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 1 मोलर के बराबर है। किसी भी टाइम t पे रैंडमली मैं डेटा ले रहा हूं, ठीक है। टाइम t पे आपके पास किसी भी टाइम t पे A की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है फॉर एग्जांपल 5 मोलर के, ठीक है। B की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है 2 मोलर के, और C की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, C की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे 1 मोलर के बराबर है, ठीक है। अगर मुझे टाइम t पे इस रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी होगी एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या करूंगा मैं, आई विल बी सिंपली राइटिंग R will be equal K एज सच रख रहा हूं मैं, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल K के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ A,
ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे कितनी है 5 के बराबर, तो ये 5 आ जाएगा, इसका क्या लिया जाएगा स्क्वायर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे 2 के बराबर है, इसका क्या लिया जाएगा, इसका आपके पास यहाँ पे क्यूब लिया जाएगा, तो वैल्यू सिंपली आ जाएगी के मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 2 to 4 to कितना हो गया 8। ये जो आपके पास रेट की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सिंस मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज कर रहा हूं तो रेट की वैल्यू यहां पे आ जाएगी मोल्स पर लीटर पर सेकंड में। सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमें किसी रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, सिंपली क्या किया जाता है, मैं लिखूंगा R विल बी इक्वल रेट ऑफ द रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल K टाइम्स व्हाट इज K, K इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है जो आगे डिफाइन करा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय concentration of A raised by its stoichiometric coefficient multiplied by concentration of B raised by its stoichiometric coefficient। आपके पास इस रिएक्शन की theoretical rate आ जाती है। theoretical rate का मतलब क्या हो गया, since I am calculating the rate as per the law of mass action, right? और law of mass action एक theoretical concept है, तो ये जो rate आ गई ये हमने experimentally calculate नहीं करी, ये हमने calculate करी by using the simple formula of the law of mass action, ठीक है? And this rate is what I'll be calling as theoretical rate। theoretical rate, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस क्या है, कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे, कुछ रिएक्शंस में अगर आपको लेट्स से मैं यही रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है, इसकी रेट की वैल्यू, इसकी थ्योरेटिकल रेट की वैल्यू किसके बराबर हमारे पास आ गई, दिस इज 8540, 0 into 16 हो गया 200, दिस इज इक्वल 200 के मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इस रिएक्शन की रेट की वैल्यू आ गई एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको मैं थ्योरेटिकल रेट बोल रहा हूं, ठीक है। बट जब मैं इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करूंगा, जब मैं इस रिएक्शन में एग्जैक्टली A की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर रखूंगा, B की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर रखूंगा और C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर के बराबर होगी, उस टाइम पे कभी रेट की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। मतलब एक रिएक्शन में थ्योरेटिकल रेट की वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो हम रेट कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये आपके पास थ्योरेटिकल रेट है बेसिकली, ठीक है, और इसकी जो एक्चुअल रेट है जो एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट करी एट टाइम टी पे, लेट्स से उसकी वैल्यू, लेट्स से अज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट्स से उसकी वैल्यू आ गई 400 के मोल्स पर लीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल कौन सी रेट आ गई, दिस इज द रेट व्हिच वी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एट टाइम टी, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे थ्योरेटिकल रेट की वैल्यू डिफरेंट आ गई। थ्योरेटिकल रेट मतलब वो वाली रेट जो हमने कैलकुलेट करी बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक्सपेरिमेंटली रेट की वैल्यू डिफरेंट आ गई, ठीक है। दैट मींस हम कुछ ना कुछ तो यहां पे गलत कर रहे होंगे जिसकी वजह से हमारे पास दोनों रेट्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए यहां पे क्या किया जाएगा, इस लॉ ऑफ मास एक्शन को मॉडिफाई करा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम एक और लॉ डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे हम रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, जिसकी वैल्यूज एग्जैक्टली वो रेट लॉ और या रेट एक्सप्रेशन जिसको आप बोलते हो वो हम एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडी से कैलकुलेट करते हैं। और रेट लॉ होता क्या है, चलो उस पर आते हैं, रेट लॉ होता क्या है। ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं रेट लॉ या इसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो आपका रेट लॉ होता है इट इज बेस्ड ऑन it's based on law of mass action, ठीक है। टर्म समझना आप यहां पे, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है नहीं बट इट्स बेस्ड ऑन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पे है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, ये जो रेट लॉ है इससे भी आप रेट कैलकुलेट करते हो एक रिएक्शन की, बट ये जो यहां पे आप रेट कैलकुलेट करोगे ये आप कैलकुलेट करते हो एक्सपेरिमेंटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से रेट लॉ यूज करके, रेट एक्सप्रेशन यूज करके जो हमारे पास एक रिएक्शन की रेट की वैल्यू आती है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहां पे एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं इस रेट लॉ के रिलेटेड, व्हाट इज दैट, आई विल से रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of the reaction calculated by using the rate law is an
is an experimentally determined quantity. ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट. दैट मींस ये जो आपका ये रेट लॉ है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट. ठीक है, ये कोई थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी से देखा गया होता है. ठीक है, जो भी हमें एक रिएक्शन की रेट की वैल्यू आती है बाय यूजिंग रेट लॉ, दैट इज द एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अब ये जो रेट लॉ है, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? एक्सप्रेशन सेम तरीके से लिखा जाएगा जैसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए लिखते थे. ठीक है, बट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, और वो मॉडिफिकेशंस क्या है वो देखने होंगे हमें यहाँ पे. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. सी, उसके लिए ये 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे रेज करने होंगे. आई होप आपने ये नोट डाउन करे होंगे. ठीक है, देखिए, अगर मेरे पास रिएक्शन है, लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B. Let's say it gives products. ठीक, तो ये मेरे पास, आई एम अज्यूमिंग दिस इज वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट भी बैलेंस्ड है, प्रोडक्ट्स भी बैलेंस्ड है. ठीक है, अब लेट्स अज्यूम इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर है? वो K के बराबर है. ठीक है, अभी तक मैंने रेट कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करा, अब मैं रेट कांस्टेंट को यहाँ पे डिफाइन करने जाऊंगा. ठीक है, एज पर रेट लॉ इज कंसर्न, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिनोटेड बाय R. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर. मुझे क्या लिखना था? मुझे N1 लिखना था एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, बट N1 को चेंज करूंगा, यहां पे मैं X लिखूंगा. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर. यहां पे मुझे N2 लिखना था एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, बट यहां पे क्या लिखूंगा मैं? यहां पे मैं Y लिखूंगा. ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस क्या आ गई लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में? यहां पे आपके पास है रेट लॉ में ये जो पावर्स आपके पास आ गए, ये जो पावर्स, ये X और Y, ये पावर्स, ठीक है, ये पावर्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, बट कुछ रिएक्शंस के लिए ये पावर्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बगैर कुछ और हो सकते हैं. इसलिए जो हम कुछ रिएक्शंस के लिए जो थ्योरेटिकल रेट हम कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल रेट के बराबर नहीं आती है. जो हम थ्योरेटिकल रेट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ रेट के बराबर नहीं आती है. दिस इज द रीजन फॉर इट. ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं, R विल बी इक्वल कांस्टेंट आ जाएगा K, जो ऑलरेडी मैं यहां पे लिख चुका हूं. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y. ठीक है, दिस इज हाउ आई विल बी राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेट लॉ बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको याद होगा, अगर मेरे पास ये सेम रिएक्शन होगी, ये सेम रिएक्शन मेरे पास है, इसके लिए अगर मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंगली रेट लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? R will be equal to K times concentration of A to the power N1 multiplied by concentration of B to the power N2. This is the rate of the reaction as per which law? As per law of mass action. As per law of mass action. But this is the actual rate law. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिएक्शंस के लिए जो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी कॉलिंग दिस एज थ्योरेटिकल रेट. जो मेरे पास रेट की वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आ रही होगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल रेट. ठीक है, ये जो आपके पास यहां से जो आपके पास रेट की वैल्यू आ रही होगी, दिस विल बी एक्सपेरिमेंटल रेट, या इसी को बोलते हैं एक्चुअल रेट. ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट की वैल्यू थ्योरेटिकल रेट के बराबर आती है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उन रिएक्शंस के लिए ये जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो N1 के बराबर होगी, और ये जो y की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? N2 के बराबर होगी. और कुछ रिएक्शंस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो थ्योरेटिकल रेट ऑफ द रिएक्शन होती है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है एज दैट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रेट. उसका मतलब ये हो गया कि उन रिएक्शंस के लिए x की वैल्यू N1 के बराबर नहीं होगी, y की वैल्यू N2 के बराबर नहीं होगी. इन जनरल इन x और y की वैल्यू उस टाइम पे इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर नहीं होती है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन and what do we call this as? This is what we call as law of mass action. ठीक है, अब यहां पर एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए. सी, देखिए आप, ये जो आपके पास पावर्स यहां पे आ गई, ये x और y. ठीक है, इस x को बोलते हैं हम, दिस x is what we call as, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. ठीक है,
अब ऑर्डर क्या होता है ये आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा, अभी बस आप याद रखें, दिस x इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। और ये जो दूसरा y आपके पास यहां पे आ गया, y को बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू b। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इस x और y को क्या बोलते हैं, x इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। अब अगर मुझे यहां पे इस रेट कांस्टेंट की को डिफाइन करना होगा, कैसे डिफाइन करा जाएगा, देखिए सिंपल सी चीज है, कैसे हम एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं वो हमें यहां पे देखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट आप इरेज कर लो, ये आपने नोट डाउन करा होगा। देखिए आपके पास रेट का एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, r इज इक्वल टू k टाइम्स concentration of A to the power x multiplied by concentration of B to the power y, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं if concentration of A is equal to concentration of B, और दोनों किसके बराबर है, दोनों यूनिटी के बराबर है, मैं 1 मोल रख रहा हूं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन A और B दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रख रहा हूं मैं, 1 मोल रख रहा हूं, ठीक है। कहने से उस टाइम पे जब A की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होगी, B की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होगी, कहने से उस टाइम पे R will be equal to K, R will be equal to K। What is R basically? R is nothing, R is what we call as rate of reaction। इस K को क्या बोलते हैं, इसको rate constant बोलते हैं, ठीक है। This is what we call as rate of reaction and this is what we call as rate कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे लगता है आप इजीली यहां पे रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। आई से रेट कांस्टेंट इज एक्चुअली द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स इज केप्ट एज यूनिटी, ठीक है। तो यहां पे मैं रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता हूं सिंपली। रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया जाएगा, सिंपल वर्ड्स में आई विल बी राइटिंग रेट कांस्टेंट which is denoted by K is defined as the rate of the reaction when the concentration of each of the reactants is taken as unity, when the concentration of each reactant is taken as unity, ठीक है। तो what's first of all this rate constant now? Rate constant actually होती है rate of reaction की ही value। Rate constant is nothing, it is just the rate of the reaction। एक रिएक्शन की रेट जब आपने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी होगी, 1 मोलर के बराबर रखी होगी, यूनिटी के बराबर होगी, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल, दैट्स हाउ वी डिफाइन द रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो रेट कांस्टेंट है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं एक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। वो जनरल फीचर्स क्या है वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालें आप, जनरल फीचर्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक। देखिए सबसे पहली चीज जो हमें रेट कांस्टेंट आइडिया देता है एक रिएक्शन के लिए, ठीक है, व्हाट इज दैट, सी रिमेंबर वन थिंग, rate constant gives the idea about the speed of the reaction. The speed of the reaction, ठीक है। रेट कांस्टेंट से हमें एक रिएक्शन की स्पीड के बारे में आइडिया मिलता है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, एक रिएक्शन के लिए जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू यहां पे ज्यादा होगी, द रिएक्शन विल बी देन फास्टर, ठीक है। जितनी के की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, उतनी रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है, उतनी रिएक्शन ज्यादा फास्टली अकर कर रही होगी,
ठीक है। एंड सिमिलरली जिस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है वो रिएक्शन उतनी स्लो होती है, वो रिएक्शन उतनी स्लोली अकर करती है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है ये किसके बारे में आइडिया देता है, एक रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, किस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो आइडिया हमें कहां से मिलता है, वो हमें इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मिलता है। जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन की चलने की स्पीड ज्यादा होगी, जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उतनी रिएक्शन की चलने की स्पीड कम होगी। This is the first thing which we can get from the rate constant. All right. Number 2. Every reaction has got a particular rate constant. A particular rate constant at a particular temperature. At a particular temperature. इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास बहुत सारी रिएक्शंस होती है, हर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर पे हर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब क्या है, सिंपली देखिए अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन N1A प्लस N2B, लेट्स से ये प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। लेट्स से ये रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। कहां पे हो रही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिमिलरली मेरे पास दूसरी एक रिएक्शन है, लेट्स से N1C प्लस N2D, इट गिव्स प्रोडक्ट्स, ये भी प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी कहां पे हो रही है, लेट्स से ये रिएक्शन भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, ठीक है। ये एक अलग रिएक्शन है, ये एक अलग रिएक्शन है, और हर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब अगर इसका रेट कांस्टेंट K1 के बराबर है तो इसका रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, K2 के बराबर होगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर, हर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, आई से रेट कांस्टेंट की चेंज ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें आगे बेसिकली डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो रेट कांस्टेंट की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होती है। कैसे चेंज होती है ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जब आपको मैक्सवेल्स कर्व एक पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन जो थी ये कहां पे हो रही थी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेट कांस्टेंट किसके बराबर था, K1 के बराबर था, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करूं, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाऊं, अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 नहीं, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल K2 होगी। तो आई कैन सिंपली से टेम्परेचर के चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट इस रेट कांस्टेंट के बारे में, व्हाट इज दैट, सी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई राइट द वैल्यू ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑन द concentration of reactants. Is independent on the concentration of reactants, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब आप रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो। क्यों, रेट कांस्टेंट हम डिफाइन बेसिकली कब करते हैं, हम रेट कांस्टेंट डिफाइन तभी करते हैं जब हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखी होगी, सिर्फ उसी टाइम पे रेट कांस्टेंट को डिफाइन करा जा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी रख लो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी रखने से रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बिकॉज रेट कांस्टेंट को पर्टिकुलरली हम डिफाइन कब करते हैं, जब हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी होगी, 1 मोलर रखी होगी। तो आई सिंपली से ये जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। दीज वेर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रेट कांस्टेंट व्हिच यू वर सपोज्ड टू रिमेंबर। ऑलराइट, वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग। देखिए अभी हमने देख लिया एक रिएक्शन अगर आपके पास होगी N1A plus N2B, it gives products, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, K के बराबर, ठीक। क्या मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, रेट लॉ लिख सकता हूं? डेफिनेटली रेट लॉ लिख सकता हूं। क्या मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देख के रेट लॉ लिख सकता हूं? नहीं। रिएक्शन की शक्ल देख के, रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देख के मैं रेट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। बट मैं रेट का एक्सप्रेशन बाय यूजिंग रेट लॉ रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देख के नहीं लिख सकता, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे यहां पे रेट की वैल्यू लिखनी होगी एज पर लॉ, आई मीन एज पर रेट लॉ इज कंसर्न, तो आर किसके बराबर होगा? इट विल बी नथिंग, इट विल बी K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर, यहां पे N1 नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज़ आई एम राइटिंग द एक्सपेरिमेंटल रेट, आई एम राइटिंग द रेट एज पर व्हाट, एज पर योर रेट लॉ इज कंसर्न। तो दिस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ पर X मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ पर Y, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास रेट लॉ आ गया, ये जो आपके पास रेट लॉ आ गया, या इसी को क्या बोलते हो, रेट एक्सप्रेशन बोलते हो, ये आपका एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन आ गया, एक्चुअल रेट लॉ आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस x को क्या बोला था मैंने, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, दिस y इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अगर मैं इन पावर्स को ऐड करूं, अगर मैं x को y के साथ ऐड करूं, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर पावर्स होता है, अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है, ऐड करके जो मेरे पास वैल्यू यहां पे आएगी, मतलब x प्लस y की वैल्यू को यहां पे क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। x प्लस y की वैल्यू क्या कहलाती है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस x को अकेले में क्या बोला जाता है, अगर सिर्फ x होगा, x का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, और x प्लस y को क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये ऑर्डर होता क्या है, ये बेसिकली आगे हमें डिटेल में एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी तक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ डिस्कस करा। अब हम यहां पे रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, एज पर योर केमिकल काइनेटिक्स, एज पर योर काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी क्लासिफाई रिएक्शंस इनटू टू टाइप्स। रिएक्शंस के आपके पास दो टाइप्स होते हैं एज पर काइनेटिक्स। पहली रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, या उन्हीं को बोलते हैं सिंपल रिएक्शंस, और दूसरा जो टाइप रिएक्शंस का होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, we classify reactions into two types. Number one is called as elementary or simple reactions. और दूसरी जो कैटेगरी आपके पास रिएक्शंस की होती है एज पर काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती क्या है, उसके लिए सबसे पहले अंडरलाइन करें आप एलिमेंट्री रिएक्शंस को, ठीक है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती क्या है। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो। कोई भी ऐसी रिएक्शन अगर आपके पास होगी जो एक ही सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी जाएगी सबसे पहले, the reactions which are completed in a single step, or called as what, or called as elementary reactions बोल दो इनको, या आप simple reactions भी इनको बोल दो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, उनको क्या बोलते हैं, those are what we call as elementary reactions or simple reactions, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, आई राइट लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन is truly valid for elementary reactions, ठीक है। साथ में लिख रहा हूं मैं, that is
rate expression of a reaction can be written using stoichiometric coefficients. Using stoichiometric coefficients. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, आप पहले नोट डाउन करें इस स्टेटमेंट, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, जनरल रिएक्शन में ले रहा हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग द रिएक्शन एज N1A plus N2B, it gives products. For example, balanced chemical equation, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए मैं रेट की वैल्यू या तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूं या तो मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैंने थ्योरेटिकली रेट की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कौन सा लॉ यूज करना होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मैंने एक्सपेरिमेंटली रेट की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कौन सा लॉ यूज करना होगा, रेट लॉ यूज करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आप, अगर मैं थ्योरेटिकली रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या लिखना होगा मुझे, आई राइट R इज इक्वल K टाइम्स, व्हाट इज दिस K? K is the rate constant of this reaction. Let's assume इस reaction का rate constant K के बराबर है। R is equal to K times concentration of A to the power N1 multiplied by concentration of B to the power N2, ठीक है। This is how I'll be writing the rate of the reaction, rate of this elementary reaction as per what? As per law of mass action. और मैं assume क्या कर रहा हूं, ये जो reaction आपके पास है, ये कौन सी reaction है? This is an elementary reaction जो एक ही step में complete हो रही है, ठीक है। Similarly, अगर मैं इसी reaction के लिए rate का expression लिखूंगा, मतलब experimentally rate calculate करूंगा by using rate law, तो क्या value आनी है? R की वैल्यू यहां पे आ जाएगी K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मुझे अब यहां पे पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेने, मुझे यहां पे X और Y को इन्वॉल्व करना है। और ये जो X और Y की वैल्यूज बेसिकली आती है, कहां से आती है? एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट कर लेते हो, राइट। कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं वो भी बाद में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने यहां पे ये रेट की वैल्यू लिखी, ये मैंने लिखी एज पर रेट लॉ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रेट की वैल्यू है। देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है, जो भी आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए ये जो थ्योरेटिकल रेट की वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल रेट की वैल्यू है, ये दोनों बराबर आती है, ये दोनों बराबर आती है, ठीक है। जब भी आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट चाहे आप लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके कैलकुलेट करो या पर रेट लॉ यूज करके कैलकुलेट करो, दोनों यहां से भी वही वैल्यू आएगी, यहां से भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पे x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, N1 के बराबर, और y की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, N2 के बराबर होगी, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप कैन सिंपली से आप रेट लॉ कैसे लिख सकते हो, सेम जैसे आप ये वाला रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट, ठीक है। बिकॉज ये जो आपके पास रेट है, ये कौन सी है, दिस इज थ्योरेटिकल रेट, ऑलराइट। ये जो रेट है ये कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल रेट। और चेक किया गया है जो यहां पे थ्योरेटिकल रेट की वैल्यू है वो किसके बराबर आती है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर, ठीक है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं ये जो N1 की वैल्यू है ये x के बराबर है और N2 की वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी। दैट मींस जब भी आपके पास लेट्स से कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, सेम मैं ले रहा हूं N1A plus N2B, it gives products. Let's say it's one balanced reaction. अगर मुझे let's say इसका रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल K के बराबर है, अगर मुझे इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, मतलब अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा, रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं, सिंपली मुझे बेसिकली x और y इन्वॉल्व करने थे, बट वी नो एलिमेंट्री रिएक्शंस में x और y सेम होते हैं एज दैट ऑफ व्हाट, N1 N2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहां पे सीधे मैं रेट लॉ अब लिख सकता हूं, R is equal to K times concentration of A to the power
to the power n1 multiplied by concentration of B to the power n2. ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर. ठीक, तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ सेम होता है एज दैट ऑफ व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, मतलब जब भी आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में जो कंप्लीट हो, उसके लिए जब भी आपको रेट लॉ लिखना होगा, आप हमेशा x और y के बदले यहाँ पे क्या लिखा करोगे, इस इनके रिस्पेक्टिव, इन टर्म्स के रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स को लिखा करोगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एलिमेंट्री रिएक्शन. वन मोर थिंग, एज पर दी क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज आप याद रखना, जब भी आपके पास कोई रिएक्शन दी होगी, ठीक है, लेट्स से ये रिएक्शन आपको दी गई है a plus b gives c plus d gives c plus d. ठीक है, हमें लग क्या रहा है, हमें लग रहा है इसकी शक्ल देख के हमें लग रहा है ये एक स्टेप में कंप्लीट होगी. ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा? सी, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपके पास एक कोई भी रिएक्शन दी होगी और उसको ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा होगा, whether the reaction is elementary or complex. ठीक है, हम अज्यूम करके हमेशा चलेंगे the reaction is complex. ये पॉइंट जो होगा ये हमें प्रॉब्लम्स में आगे काम आएगा. ठीक है, मतलब आप एक रिएक्शन की शक्ल देख के ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है, मतलब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो सकती है. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, एज पर प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी क्वेश्चन में आपको कोई रिएक्शन दी होगी, ठीक है, उस रिएक्शन को ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, whether the reaction is elementary or complex, हम अज्यूम करके चलेंगे the reaction is complex. ठीक है, this is the first type of the reaction which we call as elementary reactions. ठीक है, number 2, that's what we call as complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अब इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको सिंपल रिएक्शन समझ आ गया होगा, दैट मींस आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी इजीली यहां पे समझ सकते हो. ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, देखिए आप, चलिए जो दूसरा पॉइंट हमारा है यहां पे, जो दूसरा कैटेगरी हमारा है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को सबसे पहले डिफाइन कैसे करा जाएगा? आई से दोज रिएक्शंस which are completed in more than one step. कोई भी ऐसी रिएक्शन अगर आपके पास होगी जो एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही होगी, कोई अगर आपके पास रिएक्शन होगी जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होगी, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? सिंपली उस रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, आपने देखा होगा कोई रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसकी पहले स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है उसी रिएक्शन का, फिर स्टेप 3 होता है, फिर तीनों स्टेप्स को ऐड करके हमारे पास नेट रिएक्शन आती है. ठीक है, कोई भी ऐसी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव गॉट अ रिएक्शन लाइक दिस, जनरल केस बता रहा हूं, लेट्स से आई हैव गॉट अ रिएक्शन a plus b, ये फॉर एग्जांपल c में कन्वर्ट हो रहा है, c plus d जो होगा ये e में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, और नेट रिएक्शन जब लिखोगे आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन क्या आ गई? a plus b plus d, it gives what? It gives e. जो ये वाली रिएक्शन है, जो ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ गई, क्या ये एक ही स्टेप में हो रही है? नहीं, ये दो स्टेप्स में हो रही है. ये फॉर एग्जांपल इसका स्टेप 1 है, ये इसका कौन सा स्टेप है? स्टेप 2. तो दैट मींस ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली लग रहा है, शक्ल देखे में लग रहा है एक स्टेप में हो रही है, बट एक्चुअली ये दो स्टेप्स में हो रही है. ठीक है, और कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उनको क्या बोलते हैं? दोस आर व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो ये यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नंबर 1. ऑलराइट, नंबर 2, देखिए आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी आपके पास स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आई से द स्टेप्स which are involved in a complex reaction, are elementary. ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2. जो भी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स जो भी इसके यहाँ पे होते हैं, ये एलिमेंट्री होते हैं. ठीक है, all the steps of the complex reactions are what? They are elementary. ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेप्स है अगर ये एलिमेंट्री है, तो कैन आई सिंपली से जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स होंगे अगर ये एलिमेंट्री है, तो इनके लिए सीधे मैं रेट लॉ लिख सकता हूं बाय सेइंग द स्टोइशियोमेट्री ऑफ दीज. ठीक है, कैसे? वो आप यहां पे ध्यान रखें. देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखना है. ठीक है, जो भी स्टेप्स
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो कौन से होता है, वो एलिमेंट्री होता है, ठीक है, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए आप, इसकी अगर मैं एग्जाम्पल एक लूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जिससे आपको और कुछ चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग द रिएक्शन ट्वाइस NO plus Br2, let's say it changes to twice NOBr, ठीक है। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को ब्रैकेट में लिखा है कि इस एलिमेंट्री के कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ठीक है। जब भी रिएक्शन को लिखा हुआ ना मिले आपको, वेदर इट्स एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, हम अज्यूम करके क्या चलेंगे, द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिएक्शन होगी ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही होगी, ये एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। और इसके स्टेप्स क्या है, यहां पे सबसे पहला स्टेप इस रिएक्शन का क्या होता है, सी आपको स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, ये आपको इसके स्टेप्स क्वेश्चन में वहीं से दिए होंगे और उनको यूज क्या करना है, क्या क्या चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इजीली, ठीक है। बट यहां पे बेसिक चीजें हम क्लियर कर रहे हैं पहले। सी जो इसका पहला स्टेप होता है, सी ये जो NO का एक मॉलिक्यूल Br2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है NOBr2, NOBr2। और ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक। अब ये जो NOBr2 बन गया, NOBr2 एक और NO मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है ट्वाइस NOBr, ठीक है। और ये वाला स्टेप जो होता है, ये स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपके पास नेट रिएक्शन है, ये जो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है, क्या ये ओवरऑल रिएक्शन एक ही स्टेप में आप कंप्लीट हो रही है? नहीं, इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखना भी चाहो, आप इन स्टेप्स को एक बार ऐड करें, स्टेप्स को अगर आप एक बार ऐड करोगे, स्टेप्स को ऐड करने से ये NOBr2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया NO क्या हो गया, ट्वाइस NO, तो ये आ गया आपके पास ट्वाइस NO प्लस Br2, it gives what? It gives twice NOBr, ठीक है। तो ये जो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई, नेट रिएक्शन आ गई, जिसको मैं लिख सकता हूं ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन, ठीक है। ये नेट रिएक्शन बेसिकली हमें लग रहा था कि ये एक ही स्टेप में हो रही है, बट एक्चुअली ये 2 स्टेप्स में होती है। तो ये जो रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, नंबर 1। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, ठीक है। और वी नो जो भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स खुद क्या होते हैं, वो एलिमेंट्री होते हैं। तो ये जो स्टेप होगा, ये कौन सा स्टेप होगा, दिस विल बी एलिमेंट्री, दिस विल बी एलिमेंट्री स्टेप। और ये भी कौन सा होगा, दूसरा वाला स्टेप भी, ये भी क्या होगा, ये भी एलिमेंट्री होगा, ये भी एलिमेंट्री होगा, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे देखिए आप, सिंस ये जो पहला स्टेप है ये एलिमेंट्री, दूसरा स्टेप है ये भी एलिमेंट्री है, बट ये जो तीसरी ओवरऑल रिएक्शन आ गई, क्या ये एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहां पे इन स्टेप्स के लिए अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा, सिंस ये पहला स्टेप क्या है, इट्स एलिमेंट्री स्टेप, तो इसके लिए रेट लॉ लिखा जा सकता है। एंड अभी हमने देख लिया कि जब भी हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो पावर्स होते हैं वो किससे रिप्लेस किए जाते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिप्लेस किए जाते हैं। अगर मैं स्टेप 1 आई मीन इस वाली रिएक्शन के लिए, रिएक्शन नंबर 1, अगर मैं रिएक्शन नंबर 1 के लिए रेट लॉ लिखूं तो किसके बराबर हो जाएगा, लेट्स से इसका रेट कांस्टेंट K1 के बराबर है, इसका K2 के बराबर है, इसका K डैश के बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा मैं रेट लॉ फॉर द फर्स्ट स्टेप, R विल बी इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज NO, ठीक है। रेस पर क्या करना था, x करना था, बट सिंस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन में x के बदले n1 लिखा जाता है। यहां पे n1 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो पावर क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Br2, इसका पावर भी क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। ये आपने रेट लॉ लिखा किस वाले स्टेप के लिए, फॉर द स्टेप नंबर 1, फॉर द स्टेप नंबर 1। सिमिलरली जो दूसरा स्टेप आपका है ये भी एलिमेंट्री है, अगर ये भी एलिमेंट्री स्टेप है तो इसके लिए भी रेट लॉ लिखा जाएगा, एंड राइट R इज इक्वल K2 concentration of this multiplied by concentration of this raised by the stoichiometric coefficients, क्यों stoichiometric coefficients, because यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, एलिमेंट्री है, तो I'll say rate of the reaction will be equal to K2 multiplied by this will be concentration of NO
Br2, concentration of NOBr2 raised power 1 multiplied by what? Multiplied by concentration of NO raised power 1. This is the rate law for which step? ये दूसरे स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए आपके पास रेट लॉ आ गया, ठीक है। बट अगर आपको इस नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना होगा, आप नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो पावर्स होंगे उनको रिप्लेस नहीं करोगे पावर्स से, वहां पे सिंपल x और y रखा करोगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा यहां पे, आई राइट R will be equal to यहां पे रेट कांस्टेंट k डैश मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। यहां पे स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं, यहां पे सीधे क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा और मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, concentration of Br2 raised power what? Raised power y, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास रेट लॉ आ गया, किसके लिए? इस नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो वी हैव क्लासिफाइड रिएक्शंस इनटू हाउ मेनी टाइप्स? वी हैव क्लासिफाइड रिएक्शंस इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन वो वाली रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स के लिए होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रेट लॉ और लॉ ऑफ मास दोनों क्या लिए जाते हैं? सेम लिए जाते हैं, पर x की वैल्यू n1 के बराबर ली जाती है, y की वैल्यू n2 के बराबर ली जाती है, which you are supposed to remember till now, okay? चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे, that's what we call as molecularity and order of the reaction। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है, ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट ऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉलिक्युलैरिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। मॉलिक्युलैरिटी होती क्या है? सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं मैं, मॉलिक्युलैरिटी। सबसे पहली चीज जो आप यहां पे याद रखेंगे, ये जो मॉलिक्युलैरिटी होता है ये भी एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं, ठीक है। जैसा आपने इनऑर्गेनिक में देखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वैसे ही मॉलिक्युलैरिटी जो है ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था वो भी क्या था? वो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसके बाद ये मॉलिक्युलैरिटी होती क्या है? मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन करने से पहले हमें इस काइनेटिक्स में एक टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कोलिजन थ्योरी, ठीक है। यहां पे कोलिजन थ्योरी का एक स्टेटमेंट यूज करना चाहूंगा मैं, वो क्या है? देखिए आप, एज पर कोलिजन थ्योरी इज कंसर्न्ड, जब भी एक रिएक्शन को होना होता है, जब भी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड नहीं किया तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, आई मीन जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे आपके पास, रिएक्टिंग स्पीशीज, ये रिएक्टिंग स्पीशीज या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्टिंग स्पीशीज को सबसे पहले कोलाइड करना होता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन होती है जब एक रिएक्शन को प्रोसीड करना होता है, जब रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब यही चीज मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन कैसे किया जाएगा। सी, it is defined as the number of reacting species। reacting species में क्या क्या आ सकता है? या तो आपके reactants atoms हो सकते हैं, या ये ions हो सकते हैं, या ये molecules हो सकते हैं, ठीक है। It is defined as the number of reacting species, atoms, ions or molecules which collide simultaneously, to form the product, is called as molecularity of the reaction। मतलब एक रिएक्शन, अभी मैंने आपको बोला, एक रिएक्शन को जब भी होना होता है, जब भी रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट्स में, सबसे पहले रिएक्टेंट स्पीशीज जो होंगे उनको आपस में क्या करना होता है? कोलाइड करना होता है, ठीक है। अब एट अ टाइम कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, टर्म में यूज कर रहा हूं एट अ टाइम, ठीक है। यहां पे टर्म यूज कर रहा हूं मैं साइमल्टेनियसली,
ठीक है, साइमल्टेनियसली एट ए टाइम कितने पार्टिकल्स, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, उतनी उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं सिंपल टर्म्स में, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एंड द रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स या तो एटम्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड कर रहे होंगे और क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, अब कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स, कितने रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में कोलाइड करके, साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उतनी एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कुछ जनरल रिएक्शंस यहां पे लेना चाहूंगा, और वो जनरल रिएक्शंस पढ़ के आपको अभी खुद ही ये मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, वो क्या है देखिए आप, आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं कुछ रिएक्शंस की ओर। अगर मैं सबसे पहली रिएक्शन यहां पे लिखूं, ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट इट चेंज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी आपको पता है जब इसको हीट अप करते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। दूसरी रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं मैं, H2 प्लस I2 किस में कन्वर्ट होता है, ट्वाइस HI में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन मेरे पास होगी। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिए आप, यहां पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट मींस यहां पे रिएक्टेंट साइड कितने, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बात करूं, रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल्स है, एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बात करूं, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास एक ऐसी रिएक्शन हो रही होगी, फॉर एग्जांपल आई विल से ट्वाइस NO प्लस O2 gives twice NO2 gives twice NO2। ठीक है, ये मेरे पास तीसरी रिएक्शन आ गई। यहां पे रिएक्टेंट साइड टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसका एक मॉलिक्यूल, दैट मींस ये तीन मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे। यहां पे ये दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, यहां पे ये एक मॉलिक्यूल, ये किसके साथ कोलाइड करेगा। ये बेसिकली हम इसका कोलिजन कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए आप, हम यहां पे जब आपके पास एक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड एक ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसका हम सिंस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, आई मीन मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, हम इनका शेक ऑफ, ये शेक ऑफ करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और यही इसी शेक ऑफ को हम एक कोलिजन की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक तरीका होता है, या हम इसी मॉलिक्यूल का कोलिजन कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड आई मीन कंटेनर के वॉल के साथ कंसिडर करते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली हो कहां रही होगी, कंटेनर में हो रही होगी। अब जब आपके पास रिएक्टेंट साइड एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल या तो हम उसके शेक ऑफ को कोलिजन मान के चलते हैं, या उसके कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करने को हम एक कोलिजन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, तो आई विल से इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 के बराबर। ठीक है, और जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 के बराबर होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1। अब अगर दूसरी रिएक्शन देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन होने के लिए इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स को, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करना है, कोलाइड करना है। इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। साइमल्टेनियसली दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दैट मींस इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 के बराबर होगी। और जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 के बराबर होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। अब अगर आप तीसरी रिएक्शन की बात करो, यहां पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, इसके कितने मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल, तो यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो यहां पे जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट, उतनी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3 के बराबर होती है। और जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 के बराबर होती है, उसको या तो हम ट्राई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर बोल दो या टर मॉलिक्यूलर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है किसमें, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब देखिए आप एक चीज यहां पे सी, इस रिएक्शन में एक ही सिंस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट साइड, तो ये मॉलिक्यूल या तो इसके शेक ऑफ को कोलिजन मान के चलेंगे, या इस मॉलिक्यूल के कोलिजन को विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उसको कोलिजन मान के चलेंगे। ठीक है, या वो कंसीडर करेंगे। यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बेसिकली साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2। यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 के बराबर यहां पे होगी। ठीक है, अब यहां पे आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मुझे लगता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैं
इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ठीक है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ये वाली जो रिएक्शन मेरे पास है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है। जब एक रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी चेंज होगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखिए आप यहां पे भी अगर आप देखोगे यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास है? 2 मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, और जितने रिएक्टेंट साइड मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी किसके बराबर होगी? ये भी यहां पे 2 के बराबर होगी, ठीक है। या सिमिलरली यहां पे एक और चीज हम कर सकते हैं, व्हाट इज दैट? सी देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड किससे करूं? 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा HI gives half of H2 प्लस हाफ ऑफ I2। अब आप मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, ठीक है। देखिए रिएक्टेंट्स में कितने मॉलिक्यूल्स है? एक, क्या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 के बराबर है? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 के बराबर नहीं होगी। रिमेंबर जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, ये जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये किस में होने चाहिए? दीज शुड बी इन simplest natural numbers, simplest natural numbers, ठीक है। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या ये 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये वाली रिएक्शन बन गई, और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑलरेडी हमें पता है किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी। दैट मींस ये वाली जो रिएक्शन होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी लग रही है हमें 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर नहीं होगी, ये किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सिमिलरली कुछ और चीजें जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए। व्हाट आर दोस? सी देखिए आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, molecularity of a reaction can never be 0, comma fractional, comma नेगेटिव। एक केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ना तो 0 हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है। तीनों का कोई सिग्निफिकेंस बनेगा ही नहीं। अगर मैं बोलूं किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच साइमल्टेनियसली कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट। अगर किसी रिएक्शन की, किसी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? कोई रिएक्टेड मॉलिक्यूल कोलाइड ही नहीं कर रहा है, व्हिच इज कंप्लीटली एब्सर्ड, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ठीक है। तो एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल, ये भी नहीं हो सकती है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे 1.5 मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया, यहां पे 2.7 मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया? ये भी कंप्लीटली एब्सर्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, ये भी क्या है? ये भी कंप्लीटली क्या है? एब्सर्ड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, these 3 things which you are supposed to remember. Molecularity of any reaction can never be 0, 0 के बराबर कभी मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है, ना कभी फ्रैक्शनल हो सकती है, ना कभी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट? सी मैं यहां पे स्टेटमेंट एक लिखूंगा, रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी greater than 3 are rarely found. मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, वो बहुत ही कम पाई जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास एक रिएक्टर मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा रिएक्टर मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड करके फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी,
ठीक है। अब ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये तीसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये आपस में तीनों साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर, 3 के बराबर। अब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि चारों मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे एक मॉलिक्यूल लूंगा, यहां पे एक मॉलिक्यूल लूंगा, ये एक और मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर चारों को, सिंस टर्म है द कोलिजन शुड बी साइमल्टेनियस, ठीक है, ये चारों मॉलिक्यूल्स, सिंस 4 मॉलिक्यूल्स के साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। मतलब 4 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम ये कोलाइड कर सकते हैं, बट उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। अगर 4 मॉलिक्यूल्स की साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, दैट मींस ऐसी एक रिएक्शन जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसी एक रिएक्शन वो बहुत ही रेयर होगी, ठीक है। वही मैंने यहां पे लिखाया कि रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3, ठीक है, दे आर रेयरली फाउंड। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होती है, मतलब जिनमें 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में, आई मीन लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन तो रेयर होगी, कभी बाई जाएगी ऐसी रिएक्शन, ठीक है। इस 4 का मतलब क्या हो गया, इसकी मॉलिक्युलरिटी 4 का मतलब हो गया कि इस रिएक्शन में 4 रिएक्टेड स्पीशीज आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे और क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। और 4 मॉलिक्यूल्स का एट अ टाइम साइमल्टेनियसली कोलाइड करना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। दैट इज व्हाई आपके पास ऐसी रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है जिनमें मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको यहां पे याद रखना होगा, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे सी, देखिए अगर मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखूं, लेट्स से आई एम राइटिंग द रिएक्शन एज N2 plus 3 times H2, it gives twice NH3। ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपके हिसाब से यहां पे मॉलिक्युलरिटी कितनी होनी चाहिए, देखो इसके कितने मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो, 1, इसके कितने 3, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। बट ऐसी रिएक्शन हमको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी 4, इसका मतलब क्या हो गया यहां पे, इसका मतलब याद रखना ये जो रिएक्शन होगी ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन जनरल जब भी आप देखोगे मॉलिक्युलरिटी वैल्यू 3 से ज्यादा आए हुए, ठीक है, आप सीधे समझ जाना वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगी, वो कौन सी होगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। बिकॉज ये जो आपके पास मॉलिक्युलरिटी कॉन्सेप्ट है, ये मॉलिक्युलरिटी कॉन्सेप्ट हम सिर्फ किन रिएक्शंस के लिए डिफाइन करते हैं, हम सिर्फ ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉलिक्युलरिटी कॉन्सेप्ट जो है, ये हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन करते हैं, ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज देखिए, यहां पे एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, व्हाट इज दैट, सी यहां पे लिखूंगा मैं, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन each step has its individual molecularity, and molecularity for the overall reaction, has no meaning लिखो आप, या has no physical significance, देखिए इसका मतलब क्या हो गया। सी, अगर मैं यहां पे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लूं, लेट्स से मैं यहां पे रिएक्शन ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग NO plus Br2। ये एग्जांपल दे चुका हूं मैं आपको, किस में कन्वर्ट होता है, NO Br2 में कन्वर्ट होता है। लेट्स से इसका रेट कांस्टेंट K1 के बराबर है, और ये स्टेप जो होता है, ये कौन सा स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आपके पास NO Br2 होता है,
ये फिर से एक और मॉलिक्यूल ऑफ NO के साथ मिलता है, क्या बनाता है, ये बनाता है ट्वाइस NOBr, ठीक है। और ये जो स्टेप होगा इसका रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल K2 के बराबर है, और ये स्टेप जो है लेट्स अज्यूम, आई मीन लेट्स से दिस स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। अगर मुझे यहां पे नेट रिएक्शन लिखनी होगी, नेट रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, इन दो को ऐड करोगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो नेट रिएक्शन क्या आ गया आपके पास, ट्वाइस NO प्लस Br2, इट चेंज टू ट्वाइस NOBr, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिएक्शन आ गई, ये कौन सी रिएक्शन है, इज द सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज ये एक से ज्यादा स्टेप्स में इन्वॉल्व कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो इसके स्टेप्स होंगे, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये स्टेप्स खुद क्या है, एलिमेंट्री स्टेप्स है, आई मीन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे आर ऑलवेज एलिमेंट्री। और मॉलिक्युलैरिटी जो कॉन्सेप्ट होगा, ये सिर्फ किन के लिए डिफाइन किया जाता है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। बट जो आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 है, इनकी मॉलिक्युलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे स्टेप 1 की मॉलिक्युलैरिटी देखनी होगी, स्टेप 1 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दी आई मीन ये जो स्टेप्स यहां पे कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स, ठीक। ये 2 स्टेप्स कौन से, दीज आर एलिमेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, दोस आर एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही हम मॉलिक्युलैरिटी कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस पहले वाले स्टेप, ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी, यहां पे एक मॉलिक्यूल, यहां पे एक मॉलिक्यूल, तो यहां पे इसकी मॉलिक्युलैरिटी, पहले स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी, पहले स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी किसके बराबर होगी, पहले स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी यहां पे 2 के बराबर होगी। सिमिलरली अगर दूसरे स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी, सीधे देखो, ये एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कितने कोलाइड कर रहे हैं एट ए टाइम, 2 कोलाइड कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी किसके बराबर होगी, इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी 2 के बराबर होगी। बट अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी बतानी होगी, क्या आप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हो, नहीं, बिकॉज सिर्फ हम मॉलिक्युलैरिटी कॉन्सेप्ट जो है ये किन के लिए इन्वॉल्व करते हैं, ये हम सिर्फ डिफाइन करते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द मॉलिक्युलैरिटी, ऑलराइट। तो चलिए जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये हमें आप डिटेल में एनालाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले ये ऑर्डर होता क्या है, ठीक। तो ऑर्डर को यहां पे पहले डिफाइन किया जाएगा, आई विल राइट द हेडिंग एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कैसे करा जाएगा, आई विल राइट इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स of all the stoichiometric coefficients, sorry, the sum of powers of all the concentration terms involved in the rate expression, in the rate expression is called as the order of the reaction. देखिए मतलब क्या हो गया इसका। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास एक रिएक्शन होगी, लेट्स से आपके पास रिएक्शन है N1A प्लस N2B, इट गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ऑर्डर बताना होगा, इसका ऑर्डर है क्या, सबसे पहले इस ऑर्डर का मतलब समझे। यहां पर अगर मैं अज्यूम करूं इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, K के बराबर, ठीक है। क्या मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख सकता हूं, डेफिनेटली। रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, R विल बी इक्वल K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ठीक है। ये आपके पास रेट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये आपके पास रेट लॉ आ गया। अब इस रेट लॉ में आप देखें कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर किसके बराबर है, x के बराबर। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर किसके बराबर है, y के बराबर, ठीक है। सबसे पहले इस x को बोलता हूं मैं
order of the reaction with respect to A, ठीक है, इस x को बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। सिमिलरली इस y को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं ये जो आपके पास पावर्स आ गए, ठीक है, अगर मैं इन्हीं पावर्स को ऐड कर दूं, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं, x प्लस वाई को ही यहां पर बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता क्या है? देखिए आप, जब भी आपके पास कोई रिएक्शन होगी, जब आप उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखोगे, रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो भी पावर्स होंगे उन पावर्स को ऐड किया जाएगा और ऐड करके जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल गिव अस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस ऑर्डर की सिग्निफिकेंस क्या है ये कुछ देर में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ऑर्डर समझे आप, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इन ये जो पावर्स है इनको सिंपली ऐड किया जाएगा और ऐड करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं सिंपली x की बात करूं, यहां पे x को बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, y को बोलेंगे हम यहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब इस ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो क्या है, ठीक है। वो डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर, तो मैं रिएक्शन को बोलता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो रिएक्शन को बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली अगर 2 के बराबर आ गई तो इसको बोला जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर सिमिलरली 3 के बराबर तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगर n के बराबर तो nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मतलब इन जनरल अगर x की वैल्यू n के बराबर आ गई तो आई विल कॉल द रिएक्शन एज द nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है ये आप समझ गए यहां पे, ठीक है। इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पावर्स को सिंपली ऐड किया जाएगा, जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव अस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्डर के रिलेटेड जो यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने सबसे पहले, जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो भी कुछ देर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। वो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज, जो आपका रेट लॉ होता है, क्या ये थ्योरेटिकल होता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है? दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, वी नो दैट दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें रिएक्शन का क्या लिखना होता है? रेट लॉ लिखना होता है। अगर यही रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो आई कैन से ऑर्डर इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। Molecularity was theoretical, but order is experimental. Order experimental क्यों है? Because order calculate करने के लिए, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना होता है। Since rate law is experimentally determined, we know that, ठीक है। अगर rate law is experimentally determined, that means order is also an experimentally determined quantity. All right, number one. Number two, order की बात, order can be ऑर्डर जीरो भी हो सकता है किसी रिएक्शन का, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्डर की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो वी कॉल दैट रिएक्शन एज जीरो ऑर्डर। अगर पॉजिटिव आ गई मतलब 1 2 3 तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अगर फ्रैक्शनल आ गई मतलब 1/2 3/2 5/2 समथिंग लाइक दैट, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल ऑर्डर बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? रिमेंबर वन थिंग, ऑर्डर can be negative with respect to
any of the reactants, any of the reactants, but overall order can never be नेगेटिव। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो भी देखिए आप यहां पे। चलिए यहां पे हेडिंग भी इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए अगर आपके पास एक रिएक्शन होगी, लेट्स से आपके पास सेम रिएक्शन है N1A प्लस N2B, इट गिव्स प्रोडक्ट्स इन जनरल। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल किसके बराबर है? K के बराबर। अगर मुझे इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, अगर मुझे सबसे पहले रेट लॉ लिखना होगा, ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, डेफिनेटली वी नो दैट ये हो जाएगा K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। इस X को क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। Y को क्या बोलते हैं? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। X की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या Y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट X प्लस Y जो होगा दैट इज योर ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, X कैन बी नेगेटिव, Y कैन बी नेगेटिव। ठीक है, X नेगेटिव हो सकता है या Y नेगेटिव हो सकता है, बट X प्लस Y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा आपको ऑर्डर कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर X की वैल्यू नेगेटिव हुई दैट मींस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा दैट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू A, या अगर Y की वैल्यू नेगेटिव हुई दैट मींस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा दैट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू B। बट X प्लस Y की वैल्यू जब आप देखोगे इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। दैट मींस ओवरऑल ऑर्डर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं X प्लस Y से, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। ऑर्डर नेगेटिव आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, बट ओवरऑल ऑर्डर जो रिएक्शन का होगा वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। This is the important statement which you are supposed to remember. All right. जो next statement यहां पे होगा, what is that? See. देखिए आप, important statement है। यहां पे लिखूंगा मैं for an elementary reaction. For an elementary reaction, order is always equal to the molecularity. Order is always equal to the molecularity. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन वी ऑलरेडी नो कौन सी रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर हो, उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? वो हमेशा उसके ऑर्डर के बराबर होती है। मतलब देखिए आप, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2A प्लस B इट गिव्स C। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, द रिएक्शन इज एलिमेंट्री। ठीक है, इसका मतलब ही क्या हो गया? ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। ठीक है, अगर आपको याद होगा इजीली आप मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये यहां पे 2, ये यहां पे कितना होगा? ये यहां पे 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा केस है, रिएक्शन कौन सी है? एलिमेंट्री। और जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड होती है और मॉलिक्युलरिटी केवल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या इन सम केसेस 4 हो सकती है, जो रेयरली देखे जाता है। यहां पे मॉलिक्युलरिटी वैल्यू कितनी है? इस ये 2 मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो मॉलिक्युलरिटी यहां पे 3 के बराबर है। मतलब यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स यहां पे कोलाइड कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K के बराबर है, अगर मुझे इसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखना होगा, और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर्स होते हैं x और y, उनको रिप्लेस किया जाता है उनके रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। याद है आपको? डेफिनेटली। देखिए यहां पे लिख सकता हूं मैं r will be equal to k times, आई राइट, अगर मुझे रेट लॉ यहां पे लिखना है, रेट लॉ कैसे लिखूंगा? r is equal to k times concentration of A। मुझे लिखना क्या था एक्चुअली? मुझे लिखना था यहां पे x, बट वी नो इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस x की वैल्यू को हम रिप्लेस करते थे n1 से और y की वैल्यू को रिप्लेस करते थे n2 से। ठीक है, तो यहां पे a की पावर 2 आ जाएगी
ठीक है, और b की पावर यहां पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, जरा आप देखें 2 + 1 कितना हो गया 3, मतलब ये बेसिकली आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, x + y कितना आ गया 3। दैट मींस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आ गया वो किसके बराबर आ गया, वो भी 3 के बराबर आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपके पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन थी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 3 के बराबर आ गई, इसका ऑर्डर भी 3 के बराबर आ गया। सो रिमेंबर इन जनरल जब भी आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास लेट्स से ऐसे रिएक्शन a + b इट गिव्स c, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया है द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये आपके पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं? नहीं डिफाइन कर सकते, तो यहां पे मैं नहीं बता सकता ऑर्डर विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, व्हाट वी आर सपोज रिमेंबर ओवर हियर, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर, इट्स ऑर्डर विल बी ऑलवेज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, नंबर 1। एक और ऐसा ही स्टेटमेंट जो यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देखिए वो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, मैं बेसिकली यहां पे 2 स्टेटमेंट्स लिखूंगा और आप मुझे करेक्ट करना 2 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैं यहां पे लिखूंगा दैट विल बी, पहला स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, आई राइट अ यूनिमॉलिक्यूलर, a unimolecular reaction must be, a unimolecular reaction must be first order reaction। ठीक है, ये must यहां पे वर्ड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा ही लिख रहा हूं मैं, a unimolecular reaction, sorry, a unimolecular elementary reaction must be first order reaction। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने यहां पे लिख लिए और आपको बताना होगा इन 2 स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, अब ध्यान दे आपके पास, देखिए इस स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं पहले स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दूं, आपके पास एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास रिएक्शन है A change to P फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या मैंने कहीं यहां पे क्या यहां पे कहीं लिखा हुआ है इट्स एलिमेंट्री? नहीं। अगर ये एलिमेंट्री नहीं है, क्या इसका ऑर्डर इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो सकता है? इसका ऑर्डर इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर कभी नहीं होगा अगर ये एलिमेंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि जो यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अज्यूम कर रहा हूं ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये जरूरी है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर होना जरूरी है? क्या इसका ये मतलब हो गया, अगर ये स्टेटमेंट सही होता, दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इस यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 1 के बराबर होनी चाहिए थी, इसका ऑर्डर भी किसके बराबर होना चाहिए था, 1 के बराबर होना चाहिए था। बट आपके पास यहां पे क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन अज्यूम कर रहा हूं, क्या कहीं पे भी यहां पे लिखा हुआ है दिस इज एलिमेंट्री? नहीं। एंड वी नो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में ऑर्डर किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। बट यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, दैट मींस ये स्टेटमेंट जो होगा, क्या ये सही होगा गलत होगा? गलत होगा, बिकॉज ये बता रहा है द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सही क्या होगा? सही होगा a unimolecular elementary reaction must be first order। ठीक है, देखिए अब आप अज्यूम करें ये जो आपके पास रिएक्शन है, एक तो ये यूनिमॉलिक्यूलर मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 के बराबर है, और एट द सेम टाइम ये क्या है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 के बराबर है, वी नो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। दैट मींस अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 के बराबर हुई, दैट मींस इसका ऑर्डर भी 1 के बराबर हुआ, और जिस रिएक्शन का ऑर्डर 1 के बराबर होता है, क्या उसी को हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं? डेफिनेटली उसी को फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो आई कैन से ये जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ये सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा यहां पे। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन वो उसका फर्स्ट ऑर्डर होना जरूरी है। बट पहले वाले केस में अगर सिर्फ आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, ठीक है,
बट ये मेंशन नहीं है whether the reaction is elementary or not. ठीक, तो आप ये नहीं बता सकते the process must be first order, I mean the reaction must be first order. ठीक है, this is important. One more, ये चीज आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको याद रखने होंगे. One more important conclusion जो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको. What is that? See, ये नोट करके लिखना आप. नोट करके लिखिए आप. A zero order reaction, a zero order reaction must be a complex reaction. Zero order reaction must be a complex reaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप खुद ही अब जस्टिफाई कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी. सबसे पहली चीज, किसी रिएक्शन का जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर, दैट मींस ऑर्डर किसके बराबर आ गया? दैट मींस ऑर्डर जीरो के बराबर है. जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो के बराबर होता है उसी को क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होती, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होती, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वी नो इट्स ऑर्डर शुड बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है, अब ऑर्डर जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का वो किसके बराबर है? जीरो. दैट मींस इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी किसके बराबर होनी चाहिए थी? जीरो के बराबर. क्या कभी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है? मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती है. इसका मतलब हो गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी आपके पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी आपके पास एलिमेंट्री नहीं हो सकती है. बिकॉज अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो उसके ऑर्डर की वैल्यू उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होनी चाहिए थी. दैट मींस वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर होनी चाहिए थी? जीरो के बराबर, व्हिच इज कंप्लीटली अब्सर्ड. ठीक है, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जीरो के बराबर नहीं होती है. दैट मींस जो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपके पास होंगी वो एलिमेंट्री नहीं होंगी, वो क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स होंगी. अगर एलिमेंट्री होती तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो के बराबर होती, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर. ठीक है, अब इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इस ऑर्डर के कितने टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहां पे डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, लेट्स टॉक विद दिस.